हेलो स्टूडेंट्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25, 26 और 27 में इसके बारे में बताया गया है। Procedure for registration is governed by the Section 25 of CGST Act. Read with relevant CGST Rule 2017. कुछ रूल भी बताए गए हैं, रूल के अकॉर्डिंग हम इस एक्ट के में पढ़ेंगे जीएसटी का प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का। अंडर जीएसटी द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज टू बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली at the GST common portal, that is www.gst.gov.in। ये वेबसाइट क्या है जिसे हम जीएसटी कॉमन पोर्टल या इसको बोलते हैं जीएसटीएन पोर्टल। जीएसटीएन पोर्टल पे ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन एक एप्लीकेशन डालना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो क्या होना चाहिए, ड्यूली साइंड वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ईवीसी एंड आधार ओटीपी से वो वेरीफाइड होना चाहिए। मतलब यह है कि कॉमन जीएसटी इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन जाकर के एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भर करके उस फॉर्म को हम आधार ओटीपी से या ईवीसी से उसे वेरीफाई कराएंगे, देन हमारा एप्लीकेशन फाइनल सबमिट मांगा जाएगा। तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है वो हम देख लेते हैं। वेयर एंड व्हेन टू अप्लाई ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब रजिस्ट्रेशन कराना है और कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इसमें सबसे पहले अ पर्सन इज लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 एंड 24। वो पर्सन जो सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइबल है, वो पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना, इन एवरी स्टेट और यूटी इन विच ही इज सो लाइबल। जिस भी स्टेट में वो ऐसी लाइबिलिटी है रजिस्ट्रेशन की, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है विद इन 30 days from the date on which he becomes liable to registration। कितने दिन में कराना है, विद इन 30 days में उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है जब वो लाइबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 22 क्या है, सेक्शन 22 में बताया गया है कि वो पर्सन्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, ऐसे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करने वाले को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उस स्टेट में जिस स्टेट में वो बिजनेस कर रहा है। सेक्शन 24 में क्या कहा गया है, सेक्शन 24 में ऐसे पर्सन्स के बारे में बताया गया है जिन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। यानी कि अगर किसी पर्सन का थ्रेशोल्ड लिमिट से टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है लेकिन वो ऐसी कोई सप्लाई करना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई करना चाह रहा है, तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना है। और ये कब कराना है, जब भी लाइबिलिटी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी अराइज होती है उससे 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो यूपी के अंदर बिजनेस कर रहा है और गुड्स का सप्लायर है, तो यूपी के अंदर गुड्स का सप्लायर है, इस केस में उसे यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी कब जनरेट होगी, जब उसका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होगा। जिस डेट को एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा उसी डेट से 30 दिन के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसे उस स्टेट में जिस स्टेट में वो बिजनेस करना चाह रहा है वहां पर एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मींस बिजनेस स्टार्ट करने के ठीक 5 दिन पहले, कम से कम 5 दिन पहले उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। सेक्शन 25 ये कहता है कि पर्सन लाइबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22-24, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन कितने दिन में कर देना चाहिए, 30 दिन में कर देना चाहिए। इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में जहां जहां वो बिजनेस कर रहा है, जहां जहां भी उसका लाइबिलिटी जनरेट हो गई है। किसी भी तरह का सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसा कि सर्विस टैक्स रिजीम में आपने देखा है कि रजिस्ट्रेशन क्या था। सर्विस टैक्स केस में कि कोई अगर पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है टैक्सेबल सर्विसेज, तो वो जो है
एक रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर ले लो और पूरे इंडिया में आराम से सर्विस सप्लाई कर सकता था, जबकि जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में हर स्टेट में जहाँ-जहाँ भी आपको सर्विसेज़ या गुड्स की सप्लाई करनी है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन एक इंडिया के लिए नहीं है। फ्रॉम व्हिच फ्रॉम व्हिच ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई, रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना है? जहाँ से वो क्या कर रहा है? टैक्सेबल गुड्स की या सर्विसेज़ की सप्लाई कर रहा है। एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दिया हुआ है, पर्सन मेकिंग सप्लाई फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स of India registered in a coastal state where the nearest point of appropriate baseline is located। ऐसी जगह है जो इंडिया के अंदर तो है, लेकिन वो किसी स्टेट में कवर नहीं है, कोई कोस्टल एरिया है, टेरिटोरियल वाटर्स हैं, तो ऐसा वाटर के एरिया जो है, जो इंडिया में कवर है बट इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में आता है, लेकिन इंडिया की किसी स्टेट की बाउंड्री में कवर नहीं है और उस टेरिटोरियल वाटर में कोई बिजनेस हो रहा है, तो उस टेरिटोरियल वाटर में जो बिजनेसमैन टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, उससे रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना है? जिस भी स्टेट के पास वो टेरिटोरियल वाटर है, जो भी उसका कोस्टल स्टेट होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है, महाराष्ट्र की बाउंड्री जो है, जो लैंड बाउंड्री है, उस लैंड बाउंड्री में जो पर्सन है वो तो महाराष्ट्र में कवर होता है, लेकिन जो आउटसाइड लैंड है, पानी में है, जो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में है, तो ऐसे पर्सन जो टेरिटोरियल वाटर में बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना पड़ेगा? महाराष्ट्र स्टेट में लेना पड़ेगा। ओके, जो बेस लाइन में जो भी स्टेट होगा उसे जो है उस स्टेट के सबसे नियरेस्ट स्टेट के पास रजिस्ट्रेशन लेना है। जैसे कोई बंगाल की खाड़ी में बिजनेस कर रहा है, तो उसे कहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? बंगाल में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक अमेंडमेंट है, प्रोविजो इंसर्टेड एसईजेड और एसईजेड डेवलपर शैल हैव अप्लाई फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन, नो सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि हर एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना है? एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन अगर एक ही स्टेट में कोई एसईजेड है, उस एसईजेड के लिए क्या करना है? या एसईजेड है या एसईजेड डेवलपर है, तो उसे जो है एसईजेड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक स्टेट के लिए एक रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा, पहले भी क्लासों में हमने डिस्कस किया है। मान लीजिए यूपी में एक पर्सन है जिसका बिजनेस इलाहाबाद में भी है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है और बस्ती में है। बस्ती को गवर्नमेंट ने एसईजेड डिक्लेयर कर रखा है। अब उसका जो बिजनेस लखनऊ और इलाहाबाद में है, उसके लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। ये सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। लेकिन बस्ती जो कि एसईजेड है, तो इस एसईजेड के लिए उसे सिंगल एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी एक ही स्टेट यूपी के अंदर उसे 2 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। एक वो रजिस्ट्रेशन जो एसईजेड के बाहर जो प्लेसेस हैं, और एक वो प्लेस जो एसईजेड के अंदर है। तो एक ही स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। यहाँ पे एक स्टेट के लिए सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, एक रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। अब बात आती है एसईजेड क्या होता है? एसईजेड को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। गवर्नमेंट कुछ ऐसी जगहों को डिक्लेयर करती है जो बहुत पिछड़े होते हैं, जहाँ पे कि बिजनेस को बढ़ावा मिले, ट्रेड को बढ़ावा मिले, उन्हें एसईजेड डिक्लेयर करके वहाँ पे कई सारे इकोनॉमिकल बेनिफिट वहाँ पे जो कंपनियां ओपन होती हैं उनको दे देती हैं, जैसे टैक्स हॉलिडे दे देती हैं, आसान शर्तों पे लाइसेंस दे देती हैं। तो इस तरह के एरिया को जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है उसे एसईजेड कहा जाता है। तो एसईजेड के केस में एसईजेड क्या होगी? एक सेपरेट एंटिटी होगी। एसईजेड में जो यूनिट होगी उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना है, भले ही वो एक ही स्टेट में बिजनेस कर रहा हो। इसके बाद 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। हर एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन शर्त क्या है? प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हैविंग मल्टीपल बिजनेस इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ग्रांटेड अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सिंगल रजिस्ट्रेशन एक स्टेट और यूटी में हो सकता है, लेकिन एक शर्त रखी गई है, एक छूट दे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर कोई पर्सन अपने एक ही स्टेट में अलग-अलग प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, तो वो अलग-अलग प्लेसेस ऑफ बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन ले सकता है। यहाँ पे बिजनेस प्लेसेस ऑफ बिजनेस की बात की गई है, ना कि मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल की बात की गई है।
इवन बेनिफिट क्या होगा इसका अलग अलग बिजनेस प्लेस के लिए रजिस्ट्रेशन लेने से? इवन इफ सम वर्क इज कैरिड आउट एट अ डिफरेंट प्लेस, सेपरेट रजिस्ट्रेशन कैन बी टेकन बेस्ड ऑन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं जिनका रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस और प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है। रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस उनका लखनऊ में है, प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस उनका इलाहाबाद में है। अब इस केस में दोनों बिजनेस क्या है, अलग अलग हैं। वो चाहे तो इन दोनों प्लेसेस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इलाहाबाद के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, लखनऊ के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, और ये दोनों ही रजिस्टर एक ही पैन पे होंगे। एक ही व्यक्ति के दोनों बिजनेस है, इसलिए तो अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ड्रॉबैक क्या है? If two different type of work at a single place, then separate registration cannot be taken. For example, Mr. K factory at one location. Mr. K की एक फैक्ट्री है at a one location, having a ready-made garment manufacturing unit and a printing press. अब मान लीजिए मिस्टर के जो है जिनकी फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, मान लीजिए लखनऊ में एक बहुत बड़ी उनकी फैक्ट्री है, ठीक है। अब उस लखनऊ में जहाँ पे उनकी फैक्ट्री, उनकी उस फैक्ट्री के उन्होंने दो यूनिट बना रखी हैं, दो पार्ट कर रखे हैं। एक में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं रेडीमेड गारमेंट की, और दूसरी तरफ उनका एक प्रिंटिंग प्रेस भी चलता है। तो ये दोनों ही बिजनेस कहाँ पे हैं? दोनों ही बिजनेस कहाँ है? एक ही लोकेशन पे है। एक ही लोकेशन पे दो बिजनेस है, दो वर्टिकल बिजनेस हैं, तो क्या ये दोनों बिजनेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी टेकन बिकॉज वन प्लेस एंड नॉट मल्टीपल प्लेसेस। बिजनेस कहाँ है? एक ही लोकेशन पे है, इसलिए उन्हें दो रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के रजिस्ट्रेशन किसके बेस पे होगा? प्लेसेस के बेस पे होगा। तो विद इन अ स्टेट कोई पर्सन एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा सकता है। किसके बेस पे? प्लेसेस के बेस पे, बिजनेस प्लेसेस के बेस पे रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ना कि बिजनेस वर्टिकल के बेस पे। ओके, तो यहाँ पर मिस्टर के को रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जिसमें इनके नेचर ऑफ बिजनेस दो तरह के होंगे। एक पहला मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड, गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का, और दूसरा प्रिंटिंग प्रेस का। उसके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या है? अ पर्सन दो नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 may get himself registered voluntarily, and all provisions of this act as are applicable to be registered person shall apply to such person। मीन्स ऐसा पर्सन जिसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए। मीन्स सेक्शन 22 नहीं कहता कि उसे रजिस्ट्रेशन कराना है। मीन्स सेक्शन 22 क्या कहता है? टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं है। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं जिनका टर्नओवर, वो यूपी में बिजनेस करते हैं, लखनऊ के हैं, और उनका टर्नओवर अभी स्टार्ट ही बिजनेस किया है, उनका टर्नओवर अभी 5 लाख का ही है, लेकिन फिर भी वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है टर्नओवर, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता। मीन्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कोई भी करा सकता है। तो मिस्टर एक्स क्या करा लेते हैं? रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अब जब मिस्टर एक्स रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो नॉर्मल पर्सन की तरह, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की तरह वे क्या कर सकते हैं? अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, उसको गवर्नमेंट को जमा कर सकते हैं, जो परचेज करते हैं उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी वो ले सकते हैं। तो जो पर्सन जिसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की, वो भी अगर रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली खुद से अपनी इच्छा से करा लेता है, तो उसके ऊपर वो सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं जो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स, इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है कि एवरी रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पैन आर डिस्टिंक्ट पर्सन्स। फॉर एग्जांपल, हमने बात की थी, मान लीजिए एक पर्सन है जिनका एक हेड ऑफिस लखनऊ में है, दूसरा कहाँ पे है? पंजाब में है। ब्रांच ऑफिस ए और बी, हेड ऑफिस ए लखनऊ में, बी ब्रांच और सी ब्रांच उनकी पंजाब में है। तो इस केस में रजिस्ट्रेशन उनको लखनऊ में भी लेना है, यानी यूपी में एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और पंजाब में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पंजाब में एक सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा दोनों ब्रांच के लिए। तो इस केस में ब्रांच ए और ब्रांच बी और सी क्या है? दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं। मीन्स
हर एक पैन के लिए हर एक पैन पे जो रजिस्ट्रेशन है जिसका जीएसटीएन नंबर अलग है, वो जीएसटीएन नंबर क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन्स कहलाएंगे। और अगर डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में किसी तरह का स्टॉक ट्रांसफर किसी गुड्स या सर्विस का होता है, तो हमने शेड्यूल 2 में पढ़ा था कि विदाउट कंसिडरेशन ऐसा गुड्स या सर्विस सप्लाई की जा रही है तो उसे हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मीन्स अगर एक ही पैन पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो हर एक रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या कहलाएगा? अलग पर्सन कहलाएगा, अलग अलग पर्सन कहलाएंगे। इसके बाद बात आती है कि पैन मस्ट फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, बिना पैन के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एवरी पर्सन, सेक्शन 25(6) में कहा गया है कि एवरी पर्सन शैल हैव अ पैन परमानेंट अकाउंट नंबर पैन इश्यूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर ग्रांट फॉर रजिस्ट्रेशन। कोई भी पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल तभी हो सकेगा जिसके पास पैन होगा। ठीक है, तो पैन कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पहले किसी पर्सन को अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो सबसे पहले क्या करे? वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपना पैन अलॉट कराए, उसके बाद वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे। लेकिन उसमें कुछ छूट दी गई है। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 में हैव in lieu of a permanent account number a tax deduction and collection account number जिसे टैन कहा जाता है issued under the said act in order to eligible for grant a registration। मीन्स अगर कोई पर्सन ऐसा है जो जिसके ऊपर लाइबिलिटी क्या है? टीडीएस डिडक्ट करने की, तो जो डिडक्टर है वो या तो पैन के बेस पे रजिस्ट्रेशन ले ले या टैन के बेस पे रजिस्ट्रेशन ले ले, उसको ये छूट होगी। सेक्शन 25(7) क्या कहता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 6। जो भी सबसेक्शन 6 में जो नहीं जो चीजें कंटेन्ड है उसके अलावा क्या है? अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मे बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑन द बेसिस ऑफ सच अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसको हम आगे समझ लेते हैं कि एवरी पर्सन अदर देन रिक्वायर्ड to deduct TDS under section 51 and non-resident taxable person। मीन्स अगर कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर TDS डिडक्ट करने की लाइबिलिटी नहीं है और वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए उसके क्या रिक्वायर्ड होगा? पैन रिक्वायर्ड होगा। रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन दैट इज पैन, पैन चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अगर पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51, अगर ऐसा पर्सन है जिसे टीडीएस डिडक्ट करना है तो उसको वो रजिस्ट्रेशन किसके बेस पे करा सकता है? पैन के बेस पे भी करा सकता है और टैन के बेस पे भी करा सकता है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है ऐसा पर्सन जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में बिजनेस करने आता है कभी कभी के लिए। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को रजिस्ट्रेशन किस बेस पे होगा? टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूनिक नंबर ऑफ दैट कंट्री। उस देश का जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा या कोई यूनिक नंबर होगा उसके बेस पे उसे रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। यूनिक आइडेंटिटी नंबर क्या होता है? यूनिक आइडेंटिटी नंबर जिसको यूआईएन कहा जाता है। Any specialized agency of the United Nations organization or any multinational institution or organization notified under the United Nations Privileged Immunities Act 1947, consulate or embassy of foreign countries। कोई भी स्पेसिफाइड एजेंसी कहाँ की है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की है, या कोई मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, या कोई कॉन्सुलेट है या कोई एम्बेसी है जो बाहर के देश की है, या फिर कोई एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, ऐसा कोई व्यक्ति जो इसे कमिश्नर ने नोटिफाई कर दिया है, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ यूआईएन द जीएसटीएन पोर्टल। उसे क्या करना है? जीएसटीएन पोर्टल से यूआईएन लेना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल पर्सन को, बिजनेसमैन को क्या लेना पड़ता है? GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता। उसी तरह जो कंसुलेट है, जो एम्बेसीज हैं, उनको क्या लेना पड़ता है इंडिया में? UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्योंकि ये बाहर के देश हैं, इनके पास पैन नहीं होता, इसलिए उनको क्या अलॉट किया जाता है? UIN अलॉट किया जाता है। This UIN is needed for claiming refund for tax paid on specified supplies of goods and services or services shipped by them for such other purpose as may be notified।
ये यूआईएन अलॉट क्यों किया जाता है? अगर किसी एम्बेसी या कॉन्सुलेट को उनको ये छूट दी गई है कि कोई नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जाती है और उस सर्विसेज पे वो क्या करते हैं, जो जीएसटी पे करते हैं उसका उन्हें अगर रिफंड लेना है तो वो रिफंड तभी ले सकते हैं जब वो अपना यूआईएन नंबर जीएसटी डिपार्टमेंट से इशू करा लेंगे। तो अगर उन्हें रिफंड क्लेम करना है जो जीएसटी उन्होंने यहाँ पे की है, तो उस जीएसटी के रिफंड के लिए उन्हें यूआईएन नंबर अलॉट कराना पड़ेगा। सच पर्सन शैल फाइल एन एप्लीकेशन इन अ डिफरेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। इन ऐसे पर्सन्स को अलग-अलग फॉर्म, हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए अलग तरह का फॉर्म है, तो इनके लिए एक अलग स्पेसिफाइड फॉर्म है जिससे ये अप्लाई करेंगे। कब कब करेंगे? यूआईएन शैल बी असाइन्ड एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी इश्यूड विदिन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर कोई एम्बेसी, कॉन्सुलेट या यूएनओ अप्लाई करता है यूआईएन के लिए, तो उसे कितने दिन में रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा? जिस डेट से उन्होंने अप्लाई किया है उसके 3 वर्किंग डेज में उन्हें रजिस्ट्रेशन अलॉट कर दिया जाएगा, यानी यूआईएन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट, जिसे हम सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अंडर सेक्शन 25(8) टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी इसे ही कहा जाता है। Where a pursuant of any survey, inquiry, inspection, search or any other proceeding under the Act, the proper officer finds that a person liable to be registered under this Act has failed to apply for such registration, such officer may register the said person on the temporary basis and order is prescribed form, temporary basis and issue an order in a prescribed form। सपोज करिए कि एक कोई पर्सन है जिसे रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए था, लेकिन किसी समय कोई जीएसटी का ऑफिसर गया वहां पे और उसने उस पर्सन के बुक्स ऑफ अकाउंट पर को चेक किया, उसका स्टॉक चेक किया और इंस्पेक्शन में उसने देखा कि इस पर्सन को तो रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए था, लेकिन इसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो इस केस में वो ऑफिसर क्या करेगा? उसको एक ऑर्डर इशू करेगा और एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। मीन्स अगर जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने सर्वे में, इंक्वायरी या इंस्पेक्शन में पाया कि पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, उसने नहीं कराया है, तो क्या करेगा? उसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। अब रजिस्ट्रेशन इशू होने के बाद इस पर्सन के, सच पर्सन शैल बी आइदर, क्या कर सकता है वो पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दिया गया, क्या कर सकता है? सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। वो क्या कर सकता है? वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इशू जिस डेट को हुआ है उस डेट से 90 डेज के अंदर क्या कर सकता है? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। मीन्स नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, 90 डेज का टाइम है जिस डेट से टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन से मिला है। या फिर वो क्या कर सकता है? फाइल एंड अपील अगेंस्ट सच रजिस्ट्रेशन। वो क्या कर सकता है? अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा करके अपील करे कि उसे गलत तरीके से ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दिया गया है। इन केस ऑफ इफ अपीलेट अथॉरिटी अपहोल्ड द लायबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन। अपीलेट अथॉरिटी क्या करती है? उस रजिस्ट्रेशन को क्या कहती है? अपहोल्ड करती है। वो कहती है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन सही है। उस केस में क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी सबमिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सच ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। इस केस में अपीलेट ट्रिब्यूनल जिस डेट को ये ऑर्डर देता है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही है, तो उस डेट से, जिस डेट को अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है, उस डेट से 30 डेज के अंदर उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। मीन्स सीधा सीधा कहानी ये है कि अगर सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन में किसी ऑफिसर ने पाया कि किसी टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज के सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, उसने नहीं कराया है, वो उनको क्या करेगा? एक ऑर्डर इशू करेगा और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन देगा। अब उस पर्सन के पास ऑप्शन होंगे दो। पहला ऑप्शन कि वो 90 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे, या फिर वो क्या करे? अपील फाइल करे। अपील फाइल करेगा तो अगर अपीलेट अथॉरिटी मान लेती है कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए, वो ऑफिसर के ऑर्डर को रद्द भी कर सकती है। लेकिन अगर अपीलेट अथॉरिटी ये कहती नहीं, रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, वो ऑफिसर के ऑर्डर को सही ठहराती है, इस केस में उस पर्सन को 30 डेज के अंदर अप्लाई कर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए।
अब बात आती है डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या है। डीम्ड रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट अ टैक्स स्पेसिफिक, which means that there a single registration for all taxes CGST, SGST, UTGST, IGST and सेसेस। मीन्स अगर किसी पर्सन ने SGST के लिए अप्लाई किया तो हम ये मान लेंगे कि उसने CGST के लिए भी अप्लाई कर दिया है और IGST के लिए भी अप्लाई कर दिया है, और जो अलग से सेसेस एप्लीकेबल है उनके लिए भी अप्लाई कर दिया है। मीन्स टैक्स स्पेसिफिक नहीं है रजिस्ट्रेशन, कोई टैक्स स्पेसिफिक नहीं है कि SGST के लिए अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिए, CGST के लिए अलग अप्लाई करिए, IGST के लिए अलग अप्लाई करिए। नहीं, आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है और उस रजिस्ट्रेशन में आपने अगर SGST के लिए अप्लाई किया तो वो बाकी सभी तरह के टैक्सेस के लिए एप्लीकेशन माना जाएगा। ठीक है। इसी तरह जो सर्टिफिकेट इशू होता है, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और UIN, रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मिलेगा, अगर SGST के लिए मिलता है तो वो माना जाएगा कि वो CGST के लिए भी है और IGST के लिए भी है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है, मान लीजिए SGST के लिए आपने अप्लाई किया, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो SGST के लिए अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो ये माना जाएगा कि वो बाकी सारे टैक्सेस के लिए भी वो क्या है, रिजेक्ट हुआ है। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है? द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल 8, 9, 10 आर नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग। जिस प्रोसीजर की हम बात करने जा रहे हैं वो प्रोसीजर किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो अभी हम बात करेंगे जिस प्रोसीजर की, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल के ऊपर अप्लाई कहीं नहीं है। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51, जो पर्सन 51 सेक्शन 51 के अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट करते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जो पर्सन सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अ पर्सन सप्लाइंग OIDR सर्विसेज, जो सब पर्सन OIDR सर्विसेज आउटसाइड इंडिया से सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे किसको, नॉन टैक्सेबल पर्सन्स को, तो उन्हें भी उनके ऊपर भी ये प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है। तो जिस प्रोसीजर की हम बात करने जा रहे हैं वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जो कंपोजिशन स्कीम के डीलर हैं उनके ऊपर अप्लाई है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई करते हैं उनके लिए रूल है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स के लिए ये रूल है। और नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी सेक्शन 22 और 24 में बाकी जितने नॉर्मल पर्सन है उनके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल होगा, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। हम सभी तरह के एसएससीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल किसकी बात करने जा रहे हैं, केवल सोल प्रोप्राइटर की डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो सोल प्रोप्राइटर के लिए क्या चाहिए? प्रोप्राइटर की फोटो चाहिए, उसका पैन चाहिए और उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ में क्या क्या लिया जा सकता है? ओनरशिप डॉक्यूमेंट, यानी कि जहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है, मान लीजिए जिस बिल्डिंग में बिजनेस है वो बिल्डिंग का ओनरशिप का डॉक्यूमेंट चाहिए। या फिर म्युनिसिपल खाता कॉपी, म्युनिसिपल खाता कॉपी को नॉर्मल लैंग्वेज में खसरा और खतौनी कहा जाता है। तो ये खसरा और खतौनी की कॉपी चाहिए जहाँ पे बिजनेस शुरू किया जा रहा है। अगर बिजनेस खुद की जमीन पे, खुद की बिल्डिंग पे है तो क्या चाहिए? ओनरशिप का डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर उसका म्युनिसिपल खाता कॉपी चाहिए। लेकिन अगर बिजनेस रेंटेड है, इन केस ऑफ रेंटेड प्रीमाइसेस, प्लेस क्या है, रेंटेड है, तो रेंटेड बिल्डिंग में है तो क्या चाहिए? रेंट एग्रीमेंट चाहिए। मींस जिस पर्सन के बिल्डिंग में आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसके साथ आपने जो रेंट एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट चाहिए। और उस पर्सन का, जिसका जो लैंडलॉर्ड है या जो मकान मालिक है, उससे एनओसी चाहिए कि उसे कोई आपत्ति नहीं कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं। तो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। और इन दोनों में से कुछ नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या लैंडलाइन बिल से भी काम चल जाएगा एज एड्रेस प्रूफ। मींस प्लेस के एड्रेस प्रूफ के लिए या तो वहां का क्या होना चाहिए, अगर खुद का बिजनेस है तो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट हो या रेंट एग्रीमेंट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या वाटर बिल हो, तो एड्रेस प्रूफ के लिए काम हो जाएगा। इसके अलावा बैंक कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट और कैंसिल चेक और फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक। बैंक स्टेटमेंट की कॉपी चाहिए
या वो नहीं है तो क्या चाहिए, कैंडिडेट चेक चाहिए। अगर कैंडिडेट चेक भी नहीं है तो फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, पासबुक का पहला पन्ना चाहिए। पहला पन्ना वो पन्ना जिस पर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक का एड्रेस और आपका एड्रेस लिखा होता है, जिस पन्ने पे फ्रंट पेज पे, उस पेज का स्कैन कॉपी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन में आपको सबमिट नहीं करने होते हार्ड कॉपी में, ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड किए जाते हैं। तो इनकी सबकी क्या चाहिए, स्कैन कॉपी चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। तो every person liable to get registered and a person seeking voluntary registration shall before applying for registration declare his PAN, mobile number, email address, state इन पार्ट ए फॉर्म जीएसटी REG1। जिस फॉर्म को हम अप्लाई करने जा रहे हैं उस फॉर्म का नाम क्या है, जीएसटी REG1। जीएसटी REG1 के थ्रू नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाएगा और उसमें क्या क्या डिक्लेयर करना होगा, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, ये सब चीजें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या होगा, पैन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आर वैलिडेटेड। पैन और मोबाइल नंबर क्या होंगे, वैलिडेटेड होंगे। मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेरीफाइड थ्रू वन टाइम पासवर्ड सेंड टू इट। पैन वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम सीबीडीटी डेटाबेस। सीधा सा प्रोसीजर ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आप वेबसाइट पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद एक न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा जिसमें आपसे पैन मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा, स्टेट मांगेगा, प्लेस मांगेगा। ठीक है, इतना भर के आप जब सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, मोबाइल पे भी एक ओटीपी और ईमेल पे भी ओटीपी। वो ओटीपी आगे जब विंडो ओपन होगी उसमें आएगा कि सब फिल द योर मोबाइल ओटीपी एंड ईमेल ओटीपी, दोनों ओटीपी को फिल करके जब आप सबमिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर TRN इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन द वैलिडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। जब आप ओटीपी से डाल करके सबमिट करेंगे तो आपको एक TRN होगा, जनरेट हो जाएगा, नंबर एक जनरेट होगा जिसका नाम होगा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। ये नंबर कहाँ पर जाएगा, आपके मोबाइल पे भी जाएगा और आपकी ईमेल एड्रेस पे भी जाएगा। जब ये नंबर मिल जाएगा तो ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी इशूड टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। TRN के साथ में एक क्या जाएगा, एक्नॉलेजमेंट भी जाएगा कि आपने का पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। A casual taxable person paying for registration gets a TRN making advance deposit of tax in his electronic cash ledger and acknowledgement is issued only after said deposit। नॉर्मल केस में तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगा कि हाँ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, आप सेकंड पार्ट भरिए। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा, केवल TRN नंबर मिलेगा। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में हमने कहा था कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन के समय ही एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना है जिस गुड्स को सप्लाई करने जा रहा है, जो वैल्यू जिस वैल्यू के गुड्स सप्लाई करने जा रहा है। मान लीजिए 10 लाख के गुड्स को सप्लाई करने जा रहा है किसी अदर स्टेट में, तो उस वैल्यू पे जो जीएसटी है बनेगी नॉर्मल, उसका एस्टिमेटेड कैलकुलेटेड जीएसटी पे करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो उस TRN नंबर के थ्रू क्या करेगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है जीएसटी पे कर देगा और उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो शो करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद जब वो टैक्स जमा कर देगा उसके बाद जो है एक्नॉलेजमेंट ऐसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी उसके ईमेल पे मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन किसके पास पहुंच जाएगा, एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर का मतलब है वो ऑफिसर जो आपके रजिस्ट्रेशन को देख रहा है। आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, जीएसटी डिपार्टमेंट पे एक अधिकारी बैठा हुआ है जो देखेगा कि आपने अप्लाई किया हुआ है। उसके पास मैसेज जाएगा, वो क्या करेगा, अब वो आपके एप्लीकेशन को देखेगा, चेक करेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट जब आप सब ये सब करके सेकंड पार्ट भर देंगे, पार्ट बी भी भर देंगे, भर के सबमिट कर देंगे पूरा एप्लीकेशन, तो उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड अकम्पनीइंग डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर ऑफिसर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, चेक करेगा, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है थ्रू एप्लीकेशन, उसको चेक करेगा। इफ आर फाउंड इन ऑर्डर, अगर वो सारी चीजें क्या है, ऑर्डर में है, मींस सेम ऑर्डर में है, करेक्ट ऑर्डर में है,
तो सभी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सही है तो विद इन 3 वर्किंग डेज द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर 3 वर्किंग डेज में क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम जीएसटी आरएजी 6। आरएजी 6 एक फॉर्मेट में क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है। ओके, लेकिन अगर इफ वो उसे लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर इश्यू नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 3 वर्किंग डेज from application date, thereby seeking clarification information document from the applicant। 3 दिन में या तो वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देगा, रजिस्ट्रेशन सब कुछ सही है, सारे डॉक्यूमेंट सही, सारी इंफॉर्मेशन नहीं सही है तो या तो सर्टिफिकेट इशू कर देगा या क्या कर देगा, एक नोटिस इशू कर देगा। किस लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए कि आपका जो इंफॉर्मेशन दी है, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो करेक्ट नहीं है, इन्हें आप करेक्ट करिए। अगर उसने क्या किया, इफ एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड द क्लैरिफिकेशन, एप्लीकेंट ने क्या किया, क्लैरिफिकेशन दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दी, डॉक्यूमेंट भी दे दिया 7 दिन के अंदर, जिस डेट को 3 वर्किंग डेज में जो नोटिस मिली है उस नोटिस का जवाब या नोटिस में जो इंफॉर्मेशन कही गई है उसको अगर एप्लीकेंट ने प्रोवाइड कर दिया, इफ प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद इट, 7 वर्किंग डेज में उसे प्रोवाइड किया, प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाई है जो क्लैरिफिकेशन आया है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, अगर यस है तो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जीएसटी आरईजी 6 इश्यू कर देगा, यानी रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर उसके एक्सप्लेनेशन से, उसकी क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाई नहीं है, अगर नो है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। प्रॉपर ऑफिसर उसके फॉर्म को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। मींस अगर 3 वर्किंग डे में जो नोटिस इशू की है प्रॉपर ऑफिसर ने, अगर उसका जवाब 7 दिन में नहीं दिया गया, 7 दिन में उसका रिप्लाई नहीं किया गया, या जो रिप्लाई किया गया उसे प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को 7 वर्किंग डेज में क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। ओके, अब यहाँ पे बात आती है क्लैरिफिकेशन क्या है। क्लैरिफिकेशन इंक्लूड्स मॉडिफिकेशन करेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर declared in the application for registration other than PAN, state mobile number and email address। मोबाइल नंबर, पैन और ईमेल एड्रेस को छोड़ करके बाकी सभी इंफॉर्मेशन के बारे में कोई प्रॉपर ऑफिसर एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। मान लीजिए आपने मान लीजिए आप एप्लीकेंट हैं, आपने फॉर्म भरा, आपकी शॉप मान लीजिए हजरतगंज लखनऊ में है, आपने एड्रेस वाले कॉलम में लिखा हजरतगंज लखनऊ। अब प्रॉपर ऑफिसर कहता है सर हजरतगंज तो बहुत बड़ा है, अब हजरतगंज में आपकी दुकान कहाँ पे है, तो आप प्लेस ऑफ बिजनेस में शॉप नंबर लिखिए, लैंडमार्क लिखिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। तो इसके लिए वो नोटिस, इस इंफॉर्मेशन के लिए नोटिस इशू कर सकता है। तो उस नोटिस का जवाब कब तक देना है, 7 दिन में उसको आप सही करके जब पुनः जो है ऑनलाइन ही सारा जो क्लैरिफिकेशन है वो ऑनलाइन ही देना है। आपने ऑनलाइन वो क्लैरिफिकेशन दे दिया, सेटिस्फाई है अगर ऑफिसर तो 7 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा, सेटिस्फाई है नहीं है तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब बात आती है डीम्ड अप्रूवल क्या है। If proper officers fails to take any action within 3 working days from the date of submission of application or within 7 working days from the date of receipt of clarification information or document furnished by the applicant, the application for grant of registration shall be deemed to have been approved। इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, आप किसी पर्सन ने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर के पास फॉर्म पहुंच गया। प्रॉपर ऑफिसर के पास कितने दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है। 3 वर्किंग डेज में वो एक काम करेगा। अगर उसे सब कुछ सही लगता है तो 3 वर्किंग डे में वो क्या करेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट इशू करेगा, आरईजी 6 इशू कर देगा और रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। ठीक है, अगर उसे लगता है सब कुछ सही नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो वो क्या करेगा, 3 वर्किंग डेज में नोटिस इशू करेगा। किसके लिए करेगा, फॉर क्लैरिफिकेशन के लिए करेगा। क्लैरिफिकेशन में वो कोई इंफॉर्मेशन मांग सकता है, कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, आपने मान लीजिए बैंक पासबुक की कॉपी स्कैन करके अपलोड की है, वो कह रहा है कि आपकी स्कैन कॉपी क्लियर नहीं है, उसमें कुछ क्लियर नहीं आ रहा, आप फिर से अपलोड करिए। तो जब आप ये जो
नोटिस में जो ये चीज़ें करेक्ट करने के लिए कही हैं प्रॉपर ऑफिसर ने, आपने इसको करेक्ट कर दिया 7 वर्किंग डेज़ में। आपके पास टाइम कितना है? 7 वर्किंग डेज़ का। 7 वर्किंग डेज़ में आपने इसको करेक्ट कर दिया, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर ने आपका उस करेक्टेड फॉर्म को देखा, ठीक है? प्रॉपर ऑफिसर ने देखा कि आपका रजिस्ट्रेशन सही है, आपने उस करेक्शन सही किया है, तो आपको 7 वर्किंग डे में रजिस्ट्रेशन इश्यू कर देगा। लेकिन अगर वो 7 वर्किंग डेज़ में कुछ नहीं करता है, पहले 3 दिन में कुछ नहीं करता, ना आपको रजिस्ट्रेशन इश्यू करता है, ना ही आपको नोटिस इश्यू करता है, तो मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड है, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है। 3 दिन बाद आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है? अगर वो क्लैरिफिकेशन के बाद 7 दिन तक कुछ नहीं करता, ना आपके फॉर्म को रिजेक्ट करता है, ना ही आपको सर्टिफिकेट इश्यू करता है, तो इस केस में आफ्टर 7 डेज क्या मान लिया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो गया है, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है? 7 वर्किंग डेज में आपके पास वो एप्लीकेशन, वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट REG 6 आपके ईमेल पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इश्यूएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है उस पे REG 6 एक फॉर्म होता है, उस PDF फॉर्म में आपको मिलेगा, उस पे एक नंबर लिखा होता है जिसका नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? GSTN नंबर, ठीक है? जीएसटी नंबर का एक GSTN नंबर का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या होगा? 2 डिजिट क्या होंगे? स्टेट कोड के होंगे। बीच में जो 10 डिजिट होंगे वो क्या होंगे? पैन होगा SSC का। उसके बाद 2 डिजिट होंगे एंटिटी कोड, और लास्ट का डिजिट क्या होगा? आपका चेक सम कैरेक्टर, ये एक रैंडम कैरेक्टर होगा। तो एप्लीकेशन पे क्या क्या होगा? जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यूली साइंड बाय EVC प्रॉपर ऑफिसर फ्रॉम GST REG 6 शोइंग द REG 6 पे क्या क्या शो करेगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का नाम शो करेगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का नाम शो करेगा, और ये कहाँ अवेलेबल होगा? कॉमन पोर्टल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN नंबर, एक GSTIN नंबर इशू होगा, एक प्लेस बिजनेस प्लेस के नाम के साथ में एक नंबर मिलेगा, और वो नंबर क्या होगा? GSTIN नंबर होगा, वो भी उस पे शो होगा। GSTIN नंबर का एक एग्जांपल देखिए, नीचे लिखा हुआ 09AOOPK 1604G1Z0। इसमें 09 क्या है? स्टेट कोड है, और AOOPK 1604G ये क्या है? पैन है। उसके बाद दो डिजिट क्या है? एंटिटी कोड है। लास्ट डिजिट क्या है? चेक सम कैरेक्टर है। Display of registration certificate and GSTN on the name board. Every registered person shall display his registration certificate in a prominent location at his principal place of business and every additional place of business. Further, his GSTN number GSTIN also has to displayed on the name board exhibited at the entry of his principal place of business and every additional place of business. Means ये है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को अपना GSTIN नंबर, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, उस सर्टिफिकेट को एक ऐसे प्लेस पे, प्रोमिनेंट प्लेस पे लगाना होगा जहाँ पे उसका बिजनेस प्लेस है, जहाँ पे कि सबको शो हो कि हाँ ये रजिस्टर्ड पर्सन है। और इसके साथ में जो उसका डिस्प्ले बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड मीन्स जो उसकी दुकान का बोर्ड है, या शॉप का बोर्ड है, या फैक्ट्री का बोर्ड है, या गोडाउन का बोर्ड है, उस बोर्ड पे भी GSTN नंबर लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई शॉप है, नॉर्मल राम किराना स्टोर, ठीक है, हजरतगंज लखनऊ, तो राम किराना स्टोर दुकान का नाम हो गया, हजरतगंज का प्लेस हो गया, और उस बोर्ड पे, जो दुकान का बोर्ड आपको सबसे पहले दिखाई देता है, फैक्ट्री का बोर्ड दिखाई देता है, उस पे ये भी लिखा होगा उसके नीचे GSTIN नंबर, उसके आगे वो नंबर लिखा होगा। तो GSTIN नंबर जो कंपनी का बोर्ड है, दुकान का बोर्ड है, उस पे भी शो होना चाहिए, और एक प्रोमिनेंट प्लेस, बिजनेस प्लेस पे भी शो होना चाहिए, दोनों जगह पे शो होना चाहिए। आप कभी शॉप में जाते होंगे तो देखते होंगे कि जहाँ पे शॉपकीपर, खासकर जहाँ पे दुकान का मालिक बैठा होता है, जो कैश कलेक्ट करता रहता है काउंटर पे, उसके पीछे कुछ सर्टिफिकेट फ्रेम में लगे रहते हैं,
उन फ्रेम के सर्टिफिकेट्स को कभी पढ़िएगा तो उसमें आप पाएंगे कि एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसपे REG 6 लिखा हुआ है, और वो क्या है, वो REG 6 जो सर्टिफिकेट है जिसपे लिखा हुआ है वो क्या है, GST का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ओके, तो प्रोमिनेंट प्लेस पे वो सर्टिफिकेट इशू करने की जरूरत है, यानी नंबर इशू करने की जरूरत है, और दुकान के नाम पे या फैक्ट्री के नाम जहाँ पे भी डिस्प्ले बोर्ड है उस डिस्प्ले बोर्ड पे भी होना चाहिए। अब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी। वेयर एन एप्लीकेंट सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ within 30 days from the date of become liable to registration। अगर कोई पर्सन जब से लाइबल हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया है, द डेट ऑन विच इज बिकम लाइबल टू बी रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, जिस डेट को उसने अप्लाई, जिस डेट को पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुआ था। अगर आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकम लाइबल रजिस्ट्रेशन, अगर वो पर्सन क्या करता है, जिस डेट से लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, उस डेट को उस डेट से 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करता, तो उस केस में डेट ऑफ ग्रांट रजिस्ट्रेशन, जिस डेट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा वो डेट रजिस्ट्रेशन की डेट मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सुगम सर्विसेज लिमिटेड इज इंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन उत्तर प्रदेश। सुगम सर्विसेज क्या करती है, उत्तर प्रदेश में टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। द टर्नओवर ऑफ सुगम लिमिटेड एक्सीज 20 लाख ऑन 1 नवंबर 2019। सुगम लिमिटेड का जो है 20 लाख का टर्नओवर 1 नवंबर को क्रॉस हो गया, 20 लाख का टर्नओवर एक्सीड हो गया है। इट इज लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन ऑन 1 दिसंबर 2019 एज पर रूल। उसे विद इन 30 दिन 30 डेज के अंदर उसे अप्लाई करना है, यानी कि 1 नवंबर को थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस की उन्होंने, तो अप्लाई कब तक करना है, 1 दिसंबर तक उन्हें अप्लाई कर देना है। कहाँ अप्लाई करेंगे, इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 28 नवंबर। उसने अप्लाई कब किया है, 28 नवंबर को अप्लाई कर दिया है। रजिस्ट्रेशन ग्रांट सर्टिफिकेट ऑन 5 दिसंबर, दिसंबर 5 को सर्टिफिकेट इशू हुआ। देन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सुगम सर्विसेज लिमिटेड इज 1 नवंबर। 1 नवंबर क्या थी, वो डेट जिस डेट को उनका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हुआ था, यानी कि वो डेट जिस डेट को सुगम लिमिटेड लाइबल हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वही डेट क्या होगी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी। ओके, इसके बाद इन द अबव एग्जांपल, ऊपर के एग्जांपल में, इफ सुगम सर्विसेज लिमिटेड अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 2 दिसंबर, मान लीजिए 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक का टाइम था, 30 दिन के अंदर अप्लाई करना था, लेकिन उन्होंने 30 दिन में अप्लाई नहीं किया, उन्होंने 31वें दिन अप्लाई किया, 2 दिसंबर को अप्लाई किया, एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया उनको 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन मिल गया। द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सुगम लिमिटेड इज 10 दिसंबर। इस केस में सुगम लिमिटेड के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होगी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिस डेट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है उसी डेट को रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया पूरा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।